गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों का स्वागत अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे पेड क्लास के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। और कल से हमने अपनी जो जर्नी है वो पहुंचा ली है पॉलिटी के ऊपर, ठीक है। और हम लोग पॉलिटी जो है वो आज कल हमने डेमोक्रेसी के बारे में कुछ कुछ चीजें जानी थी और अभी आगे भी हम उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी तो ऐसा टॉपिक है जो सबके साथ साथ पैरेलल चलता ही रहता है, ठीक। आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना था उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की किताब देखेंगे तो क्लास 8th के अंदर आपका ये टॉपिक मेंशन किया गया है। चैप्टर नंबर 1 ही है, ठीक है, संविधान का। हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। तो संविधान में बेसिकली हम पढ़ते क्या क्या चीज हैं, ठीक। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम आखिर उसमें क्या क्या चीज पढ़ते हैं, ठीक है। संविधान के अंदर, ठीक है, संविधान के अंदर क्या क्या होता है? तो संविधान के अंदर एक तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ठीक। प्रोसेस ऑफ मेकिंग कि किस तरीके से हमारा संविधान बना। दूसरा हम उसमें पढ़ते हैं कि हमारे संविधान की विशेषता क्या क्या है, ठीक। विशेषता क्या क्या है, फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ते हैं? फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है। संविधान का स्रोत क्या है, ठीक। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो 1895 में एक स्वराज बिल बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, वहीं से मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट ने संविधान के ऊपर भी कुछ बातें कही थी, उसको भी लोग गिन लेते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पहली बार जब कोई बात हुई तो वो कब होती है? वो हमें दिखती है 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में, नागपुर कॉन्फ्रेंस में, जहां पर संविधान बनाने की बात पहली बार की गई, इस नागपुर कॉन्फ्रेंस में। हाँ जी, नमस्कार बेटा। नागपुर कॉन्फ्रेंस में इसकी बात की गई कि हाँ, हमें एक संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। अब आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1935 तक की घटनाएं पढ़ी हैं, तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस नागपुर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? बताइए, इस नागपुर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? जल्दी बताइए, ठीक। जिसने नहीं पढ़ा है अभी वो भी बताए, नहीं पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताएगा। बोलो भाई। वीर राघवाचारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस अधिवेशन में संविधान के गठन की बात कही गई। इस अधिवेशन में क्या किया गया? संविधान के गठन की बात की गई, ठीक है। संविधान के गठन की बात इस अधिवेशन में की गई। उसके थोड़े दिन बाद महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार
ही होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एज द विल ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये बात किसने कह दी? ये बात कह दी किसने? ये बात कह दी महात्मा गांधी ने। ठीक, ये बात किसने कह दी बेटा? महात्मा गांधी ने। फिर एक और कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एक और बात निकल कर आई, वो क्या निकल कर आई? वो ये निकल कर आई कि 1928 में क्या बना? 1928 में नेहरू कमीशन बना। 1928 में क्या बना था? नेहरू रिपोर्ट बना। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना और नेहरू रिपोर्ट में संविधान के हिसाब की कुछ कुछ बातें बताई गई। कुछ कुछ बातें बताई गई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत के संविधान के अंदर कुछ मूलभूत अधिकार होने चाहिए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई। हालांकि नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई। तो सही बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट वो पहली ऐसी घटना थी जिसमें हम इंडियंस ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। मतलब इसे हम कहते हैं भारतीय संविधान बनाने की दिशा में, भारतीय संविधान बनाने की दिशा में, भारतीय संविधान बनाने की दिशा में पहला प्रयास, भारतीय संविधान बनाने की दिशा में पहला प्रयास है फर्स्ट एफर्ट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एफर्ट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोला जाता है कि हाँ, ये भारतीय संविधान में निर्माण का पहला प्रयास जो दिखता है वो किसे दिखता है? नेहरू रिपोर्ट में दिखता है। इसको आप इंग्लिश में फर्स्ट मॉक कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ सकते हैं, फर्स्ट डेमो कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1931 में इस पूरे प्रोसेस में एक और काम हुआ। क्या काम हुआ? 1931 में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में एक अधिवेशन हुआ, कराची कॉन्फ्रेंस हुआ। और इस कराची कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? कराची कॉन्फ्रेंस हुआ और इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, दिस कॉन्फ्रेंस वॉज प्रेसाइडेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। आया जवाब किसी का? चलो ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन पास हुआ। यानी हमने एक तय सीमा तय, हमने एक तय अधिकार कर लिए, एक कुछ अधिकार तय कर लिए कि जब भी हमारा संविधान बनेगा हम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो है प्रपोज्ड किए गए, इसमें प्रपोजल रेडी किया गया। ठीक है, प्रपोजल रेडी किया गया। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को, ये मांग बहुत पहले से चल रही थी, ये मांग जो है बहुत पहले से चल रही थी, इसको उन्होंने ऑफिशियल बना दिया अपनी आधिकारिक नीति में, अपनी
आधिकारिक नीति में शामिल कर लिया, अपनी आधिकारिक नीति में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ठीक, द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was included in official demands of कांग्रेस। 1934 तक आते आते हमने कहा कि हमें हमारा एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक, हमें हमारा क्या चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। 1934 तक आते आते हमने ये बात कर ली कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ऑफिशियल पॉलिसी में इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन ने, 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया, संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक, कैबिनेट मिशन ने क्या किया, संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन accepted the demand of constituent assembly फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन। ठीक है, प्रियंका कश्यप जी कल क्लास में नहीं थे क्या आप बेटा, कल क्लास में नहीं थे क्या आप बच्चे? क्लियर हो गई बात? यहां तक बात क्लियर हो गई। तो जो लोग लेट आए हैं भाई, हमारा पॉलिटी का आज दूसरा टॉपिक है। पॉलिटी के इस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर तीन चीजें हमें पढ़नी है। हमें निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है, विशेषता पढ़नी है और स्रोत पढ़ने हैं। प्रक्रिया की अगर बात करें तो 1920 के नागपुर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेशन की बात की गई थी कि एक संविधान बनना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो बात हुई दबे शब्दों में या छुटपुट तौर पे, इससे पहले भी ये बात चल रही थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया 1921 में। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में पहली बार एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। अनफॉर्चुनेटली नेहरू रिपोर्ट पास नहीं हो पाई, पर हमने अपना पहला मॉक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया, रेडी कर दिया। अजय जी आप भी नहीं थे कल क्लास में, कल की क्लास में आप भी नहीं थे। हाँ बेटा, डेमोक्रेसी के बारे में कल बता तो दिया था सारी बात। ठीक है, और उसके बाद 1931 में कराची कॉन्फ्रेंस में इस अधिनियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया। ठीक, 1934 में भारतीय संविधान के डिमांड को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में इंक्लूड कर लिया। मैं बार बार इस वर्ड पे जोर दे रहा हूं और आप सुन नहीं रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि किस वर्ष में भारतीय संविधान के गठन की मांग को कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक नीति में शामिल किया? आप मुंह बना के चले आएंगे। सुन लीजिए ध्यान से, 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग को ऑफिशियल पॉलिसी में इंक्लूड कर लिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और फिर 1946 में कैबिनेट ने संविधान सभा के गठन की मांग को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ने से पहले
जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे, मैंने कह दिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पहले बैच में चल रहा था निर्माण के, 1935-7 वाला पार्ट हमें पढ़ना था, पर अनफॉर्चुनेटली तबीयत सही ना होने की वजह से वो क्लास नहीं ले पाया था, तो शेड्यूल हमारा आगे बढ़ गया है। तो मैंने बात करके सैटरडे को मैं आपकी 2 से 3 घंटे की एक क्लास लूंगा, जिसमें मैं 1935 से 47 वाला जो हमें पढ़ना है पार्ट, उसको मैं सैटरडे यानी परसों इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि अब ये सवाल कोई अब नहीं पूछेगा आगे अगले 1 घंटे कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, टाइम या तो 3 बजे से 5 बजे तक होगा या 4 बजे से 6 बजे तक होगा। ठीक है, चलिए। क्लियर है? बढ़े आगे। टीजीटी सोशल साइंस 80 मार्क्स का क्या पढ़ें? एक तो मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन पे भी एक सेशन अलग से लगाना पड़ेगा कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। 10 बार बता चुका हूं, टीजीटी सोशल साइंस वालों को 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। वो 2 कुछ भी हो सकते हैं, बस उसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे मुझे पता है हिस्ट्री और पॉलिटी ही चूज करेंगे। मेरी 8 बजे जो क्लास चल रही है और 9 बजे जो क्लास चल रही है, जो बच्चे टीजीटी सोशल साइंस वर्ग 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये दोनों क्लास देखनी है। मैं इस दोनों क्लास में चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हूं। 8 बजे वाली भी करनी है और 9 बजे वाली तो करनी ही करनी है। 9 बजे वाली में वर्ड हिस्ट्री चल रही है, बस अब खत्म होने वाली है। उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, वहां भी जो कुछ टॉपिक इससे आपको अलग पढ़ने हैं। अब अगर आप लोगों की आज्ञा हो, अनुमति हो, तो मैं जो है वो शुरू कर दूं पढ़ाना। क्या था? गांधी जी ने स्टेटमेंट 1921 में दिया है, 31 में नहीं, 21 में वो पहले ये बात बोल चुके थे ना। 31 में तो वो यंग इंडिया में लिखेंगे कि वोट का अधिकार सबके पास होना चाहिए। बढ़े? ठीक है, चलो। तो 1946 में कैबिनेट मिशन ने जब ये अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है एक संविधान सभा बनेगी, तो 1946 में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होगा। ठीक है, इलेक्शन हो रहा था, प्रांतीय विधानसभा चुनाव होने वाले थे और आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन होने वाले थे। तो 1946 में पूरे देश से कुछ लोगों को चुनकर भेजा गया और कुछ लोगों को नॉमिनेट करके भेजा गया, और 9th ऑफ दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कहां होगी? नई दिल्ली, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, और इसके अंदर आपको पता है क्या किया गया था? पहली मीटिंग के पहले दिन यानी 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये क्या थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे क्योंकि ये सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, मोस्ट एजेड पर्सन थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो इन्हें बनाया गया था। और फिर उसके बाद
राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद क्या किया गया, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, मतलब स्थायी अध्यक्ष बन गए, स्थायी अध्यक्ष बन गए। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए, स्थायी अध्यक्ष बन गए। ये वाली घटना हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946, और ये वाली घटना हुई थी 11 दिसंबर को 1946 को। 1946 का मतलब यह है कि अभी भारत का संविधान, अरे भारत का विभाजन नहीं हुआ है, पाकिस्तान नहीं बना है। तो शुरू शुरू में इसके अंदर कुल सदस्य संख्या कितनी थी, कुल सदस्य संख्या कितनी थी, कुल सदस्य संख्या थी 399। ठीक, कुल सदस्य संख्या कितनी थी, ठीक है, क्लियर भाई। ठीक, अरे यार 389, 99 नहीं, सॉरी 389, क्लियर है। ठीक है, फिर विभाजन के पश्चात, विभाजन के पश्चात आफ्टर पार्टीशन, जब मुस्लिम लीग के मेंबर ज्यादातर उधर चले जाएंगे, तो आफ्टर पार्टीशन क्या होगा, आफ्टर पार्टीशन क्या होगा, आफ्टर पार्टीशन ये जो सदस्य संख्या होगी, आफ्टर पार्टीशन सदस्य संख्या कितनी रह जाएगी, आफ्टर पार्टीशन सदस्य संख्या कितनी रह जाएगी, 299। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लगभग 300 सदस्यों ने, लगभग 300 सदस्यों का मतलब क्या है, 299 मेंबर। हाँ बेटा वो गलत लिख दिए थे। ठीक है, ठीक है, आपकी एससीईआरटी में भी क्या बताया गया है, 289 बताया गया है। क्लियर। बोलो, बढ़े आगे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 299 ये जो मेंबर्स थे, इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस से 296 मेंबर आते थे, और 3 जो सदस्य थे वो आपके कहां से आते थे, कमिश्नरी। पहले 4 कमिश्नरी होती थी, पर पाकिस्तान बनने के बाद जो बलूचिस्तान वाली कमिश्नरी थी वो हट गई, तो भारत में 3 कमिश्नरी रह गई। तो 3 कमिश्नरी के मेंबर और 296 मेंबर जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से चुन कर आते थे। तो 296 प्लस 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो। गौतम यादव जी समझ गए बात। आफ्टर पार्टीशन मीन पाकिस्तान पार्टीशन, हाँ भाई और क्या, 1947 के बाद ही तो विभाजन होगा। 46 में अगर ये बन रहा है तो विभाजन की बात हो रही तो 47 ही तो होगा बेटा। सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, दोनों लोगों में कॉमन क्या है, दोनों लोगों में कॉमन क्या है बताइए।
सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों लोगों में कॉमन क्या है? ऐसे ही सवाल आएगा, बताओ क्या है कॉमन? दोनों लोग अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के, और दोनों लोग क्या थे? बिहार से थे। बिल्कुल ठीक। दोनों लोग कहां से थे? बिहार से थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब आपकी एससीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है कि संविधान सभा जिसने संविधान बनाया उसमें 299 लोग थे, पर आप याद रखिएगा शुरू शुरू में इसमें 389 थे। विभाजन के पश्चात जब पाकिस्तान बन जाएगा तो वहां पर लोग चले जाएंगे, तो यहां से भी कई मेंबर हट जाएंगे और फिर से वहां पर कितने मेंबर रह जाएंगे? 299 मेंबर रह जाएंगे। ठीक है, 299 मेंबर रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिनों की मेहनत के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब रेडी हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इसको पास कब किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित हुआ, इनफोर्स हुआ, इनैक्टमेंट हुआ, इसका पारित हुआ। तो क्या होगा? इनफोर्स या इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट कब होगा? और अडॉप्टेड बाई, अडॉप्टेड। ठीक है, कब होगा? ये होगा। जल्दी से बता दो कि ये 2 महीने का वेट क्यों किया गया? सर एक सवाल है कि जब 299 सदस्य थे तो संविधान क्या के जनक के रूप में अंबेडकर जी का नाम क्यों आता? सब बताते हैं, अभी सब बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। जल्दी बताइए, दो महीने का वेट क्यों किया गया? ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उस पहले स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी का क्या किया गया? वेट किया गया। और इसी वजह से क्या हुआ? संविधान हमारा 2 महीने लेट इनफोर्स हुआ। बिल्कुल ठीक है, 2 महीने लेट इनफोर्स हुआ। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कुछ बातें जल्दी जल्दी नोट करके समझ लेंगे। क्या क्या? पॉइंट नंबर 1, एक नाम याद रखिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी या HC मुखर्जी, ये कौन थे? HC मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। 1 से 5 वालों ध्यान से सुन लो, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है,
दूसरा नाम आता है BN राव। ठीक, क्या नाम आता है? BN राव। ये कौन थे बताओ? BN राव कौन थे बताओ? BN राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। संवैधानिक सलाहकार बेनगल सिंह राव पूरा नाम था। ठीक है, 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तथा इसी प्रस्ताव को बाद में संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। इंग्लिश मीडियम वालों, उद्देश्य प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। कर लिया गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आया था? प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th of December 1946। 13th of December 1946। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेकर आएगा? जवाहरलाल नेहरू। बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। ठीक, क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, क्लियर है? एसएन मुखर्जी बेटा कि एसएन बनर्जी? तो 22 ऑफ जनवरी 1947 ये डेट याद रखनी है। ठीक है, बोलो सर 1 to 5 वालों को क्या बोलना चाहते हैं? बेटा मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा था कि ये जैसे जो चीजें ये वाली बता रहा हूं इनको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे हो सकता है कि एक दो सवाल SCRT के बाहर से भी कर लिया जाए। ठीक है,
नहीं तो आपसे इतने डिटेल में वो नहीं जाएंगे आपके पेपर में, ये 9, 10, 11, 12 वालों से पूछा जाएगा। ठीक है। अब ये जो बी.एन. राव है, ये है संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव क्या है? संवैधानिक सलाहकार हैं। और बी.एन. राव ने बेसिकली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ड्राफ्टिंग की थी कि इतना आर्टिकल और इतना अनुच्छेद होना चाहिए इसके अंदर, इतनी अनुसूचियां होनी चाहिए, इतने भाग होने चाहिए। अब उनने जो ड्राफ्टिंग तैयार की, उसको देखने के लिए, उसको ओवरव्यू करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने बी.एन. राव वाले प्रपोजल को दोबारा से क्या किया? देखना शुरू किया। इसीलिए जब संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जो है वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में मुझे संविधान सभा का जनक कहा जाएगा, मुझे बोला जाएगा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या मेरी टीम ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन इस संविधान को बनाने का जो ओरिजिनल क्रेडिट जाना चाहिए वो बी.एन. साहब को जाना चाहिए। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी क्या बनाई गई थी? संविधान सभा में बहुत सारी क्या बनाई गई थी? कमेटीज बनाई गई थी, अलग अलग चीजों पे प्रपोजल रखने के लिए कमेटीज बनाई गई थी। ठीक है। उसी में से एक क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। ठीक। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन किया गया, गठन किया गया। इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। और इसी वजह से भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान सभा का सॉरी, संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक। संविधान सभा का जनक कहते हैं। तो पहला जो प्रारूप बनाया गया था, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संविधान का पहला प्रारूप, अगर सवाल ये आ जाए, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय बी.एन. राव। पर इनने जो ड्राफ्ट बनाया था वो एक रफली आइडिया था कि हमारे संविधान को इतने पार्ट में डिवाइड करो और इतने इतने आर्टिकल उसके अंदर होने चाहिए और ये धाराएं उसके अंदर होनी चाहिए, ये अनुच्छेद उसके अंदर होना चाहिए। फिर उस पे एक प्रॉपर क्या की गई? कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भीमराव अंबेडकर के अलावा और भी मेंबर थे। ठीक है। इस कमेटी में भीमराव अंबेडकर के अलावा और भी मेंबर थे। ठीक। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इज 7।
क्लियर? ईयर क्या था फर्स्ट ड्राफ्ट का? बेटा उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था वो उन्होंने अक्टूबर 1947 में दिया था, और उससे पहले ये कमेटी बना दी गई थी। तो जैसे जैसे प्रपोजल आता जा रहा था वैसे वैसे ये लोग काम करते जा रहे थे। एन गोपालाचारी नहीं, शोभा कुशवाहा जी, गोपालाचारी जी इसमें नहीं थे। अब यार आप लोग पता है, अब मेरे को सबके नाम लिखने पड़ेंगे, पूछा जाएगा नहीं तुम लोगों से बिना मतलब का परेशान हो। तो कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर, लिखूं नाम है? सर जी संविधान हाथ से लिखा गया है। हाथ से लिखा गया? हाँ भाई, और क्या, हाथ से लिखा गया था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो हाथ से ही लिखा गया था ना। अब ये भी बताऊं क्या, कितना पेन लगा था, कितनी स्याही लगी थी, कितना पैसा खर्चा किया था? तब तो अगले 2026 में अगस्त में पेपर होगा तब हो पाएगा। चुपचाप पढ़ो। हाँ, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अच्छा, कुछ और कमेटी थी, जैसे आपकी एक झंडा समिति थी। ये इसलिए बता रहा हूं भाई कि ये पूछा जा सकता है। झंडा समिति थी, फ्लैग कमेटी, फ्लैग कमेटी थी, ठीक है। इस फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। कुछ गाइडबुक के अंदर फ्लैग कमेटी का प्रेसिडेंट बता दिया जाता है किसे? जेबी कृपलानी को। वो गलत है, याद रखना, ठीक है, याद रखना। फ्लैग कमेटी के मेंबर कितने थे? सॉरी, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्लियर है? मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। तो चूंकि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ऑलरेडी फंडामेंटल राइट पे एक रेजोल्यूशन आ गया था, तो फंडामेंटल राइट कमेटी जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इसी तरह से संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक। बाकी अगर कोई कमेटी आ जाए और आपको ना पता हो ना कि कौन है, कौन हो सकता है अध्यक्ष, वैसे तो इन्हीं 4 में से एक पूछी जाएगी। अगर इसके अलावा कुछ आ जाए और आपको लगे कि यार कौन अध्यक्ष है नहीं समझ में आ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिएगा। 80% चांसेस हैं कि आपका वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा की, संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई? संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, मतलब कुल अधिवेशन कितने हुए? कुल अधिवेशन कितने हुए? कुल अधिवेशन कितने हुए? संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? बैठक, अरे रीडिंग नहीं पूछ रहा हूं, बैठक पूछ रहा हूं, अधिवेशन, अधिवेशन। टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। तो कुल अधिवेशन जो हुए वो 11 हुए। साइन करने वाले को अगर मिला लिया जाए तो 12 हो जाएंगे, पर लिखा कितना जाता है? 11, ठीक है। क्योंकि जिस दिन साइन करना था उस दिन उसको कॉन्फ्रेंस में गिनते नहीं है, पर कई किताबों में, गाइड बुक में, चुटकुला जो बिकते हैं मार्केट में, उसको
उसमें 12 लग देते हैं, ठीक है। उसमें कितना बता देते हैं, 12। ये लिखा तो बेटा टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने हुए, 11, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने हुए, 11, ठीक है। और कुल रीडिंग कितनी हुई, रीडिंग हुई 3। रीडिंग कितनी हुई, जो प्रारूप तैयार किया गया था संविधान का, संविधान के प्रारूप का वाचन, रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज 3 बार, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। फिर कुल 114 दिन की बहस चली, बहस हुई, तो 114 दिन बैठक हुई, 114 दिन जो है वो क्या हुई, बहस हुआ, डिस्कशन हुआ उसके ऊपर, प्रारूप पे, ठीक है। प्रारूप पे 114 दिन का डिस्कशन हुआ था। एक 114 दिन का डिस्कशन हुआ था। उत्तम कुमार पूछ रहे हैं क्लास 9-10 का 80 नंबर कब होगा सर। अरे यार तुम लोग क्या भांग वांग खा के क्लास में आते हो क्या यार, भाई साहब कसम से, मतलब आपको मैंने बोला एक 8 to 9 PM जो क्लास हो रही है वो लेना है, 8 to 9 PM वाली क्लास लेनी है आपको, और एक आपको क्लास लेनी है 9 to 10 PM वाली, ठीक। इसमें मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट करा दिया है आपको, और अब मैं इसके अंदर पॉलिटी करा रहा हूं, अब मैं इसके अंदर आपको पॉलिटी करा रहा हूं। इसके अंदर अभी चल रही है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएंगे तो 9-10 वालों को स्पेशल कुछ क्लासेस करनी है पॉलिटी की, वो यहां कराऊंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहां आपकी तैयारी हो रही है, यहां आपकी तैयारी हो रही है। और कैसे करूं, ज्योग्राफी में अनुपम सर आपको करा ही रहे हैं, ठीक, 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं, और कैसे बताऊं बेटा इस बात को, गजब हाल है। तुम लोग क्या मतलब सो के आ रहे हो क्या, क्लियर है। तो कुल 114 दिन की क्या होगी, बहस, कुल 114 दिन की क्या होगी, बहस होगी। अच्छा, संविधान बनाने में ना लगभग 60 देशों का क्या किया गया था, संविधान पढ़ा गया था, ठीक। संविधान बनाने में क्या किया गया था, लगभग 60 देशों का संविधान निर्माण में लगभग 60 कंट्रीज, 60 देशों का संविधान, 60 देशों का संविधान, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, अध्ययन किया गया था। स्टडी ऑफ 60 कंट्रीज, स्टडी ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूशन, या स्टडी ऑफ 60 कंट्रीज, स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। तो ये जो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, उसी 60 देशों के संविधान के अध्ययन को करने में 3 साल लगा, है ना। और
जिस दिन फाइनल हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस दिन 284 मेंबर्स ने, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उस दिन भी 15 लोग गायब थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो साइन बाई 284 मेंबर्स। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। ठीक है, तो ये जो 60 कंट्रीज के इसको स्टडी किया गया, इनमें बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिनसे हमने कुछ अडॉप्ट नहीं किया, पर कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनसे हमने कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट की। यानी हमारे संविधान के कुछ क्या हैं? स्रोत हैं। हमारे संविधान के कुछ क्या हैं? स्रोत हैं। इन सोर्सेस को हमको जानना पड़ेगा क्योंकि यहां से आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल का हम क्या करेंगे? ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे कल, और उसके साथ साथ हम लोग विशेषता पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या विशेषता होगी। DSSS क्या है? दिल्ली की जो वैकेंसीज आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की और टीचिंग सर्विसेज की, वो जो संस्था कराती है उसे DSSS बोलते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्लियर है? लास्ट पेज दीजिए, लास्ट पेज। अभी आएगा बेटा DSSS का। सर कल का वीडियो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? EMRS क्या है? EMRS का फुल फॉर्म होता है बेटा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य आवासीय विद्यालय जनजातीय एरिया में होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है उसी तरह से एकलव्य विद्यालय है। जनजातीय ट्राइबल इलाके में होते हैं, 6 to 12 तक के स्कूल होते हैं, उनकी वैकेंसीज आई हैं। पूछो। सर 1 से 5 के लिए अभी से तैयारी करते तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मैं देख लेता हूं कल की क्लास का, देख लेता हूं, पता कर लेता हूं। ये क्लास 4 शो कर रही, अरे चेंज कर तो दिया, कॉन्स्टिट्यूशन कर तो दिया, अभी 2 ही क्लास हुई है, वो 2 दिन में नहीं था ना, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी ना, इसलिए शो हो रही है वो। ठीक है, हाँ 30 हो गई है DSSS की एज बेटा। अब चलिए, अब बस आज के लिए इतना ही। 9 बजे वाली क्लास का भी सिस्टम सही करना है मेरे को। ठीक है, हाँ अच्छा एक चीज बताओ। हाँ बेटा, जिनको TGT SST देना है बिहार वाला, वर्ग 9-10 वाला, उनको 2 ही चीज चूज करनी है, 2 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 चूज कर सकते हैं, पर उन 2 में से एक क्या होना चाहिए? हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए। ठीक है, अरे ये केवल SST में है अनुपमा जी, ये केवल SST में है। PGT जियो के लिए एडवाइस दीजिए। सुमन जी मेरा जियो सब्जेक्ट नहीं है, मैं क्या एडवाइस दूं उसमें। चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ, रोटी बनाओ, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है।